औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी लोगों की ख़ुसूसी फरमाइश पर यह तैयार किया गया है, लेकिन इसके दो पार्ट होंगे। ये टॉपिक ज़रा लंबा है और वीडियो हमें हमारे डायरेक्टर ने हिदायत की है कि वीडियो जो है शॉर्ट बनाएं, लंबी वीडियो लोग आम तौर पर नहीं देखते। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे ताकि जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं वो आपको समझ भी आ जाएं, और अगर आप पेंसिल कापी लेके पेपर लेके नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। और ये इंतहाई अहम नुक्ते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट ये है कि जब कोई शख्स जायदाद ख़रीदता है, मिसाल के तौर पे मकान, दुकान, प्लॉट या बंगला ख़रीदता है या कोई जायदाद भी ख़रीदता है, तो जायदाद ख़रीदने में आजकल कोई भी जायदाद करोड़ों से कम नहीं है। तो उनको, उस शख्स को, ख़रीदार को किन बातों की एहतियात करनी चाहिए? ख़रीदार के लिए आज हम टिप्स लाए हैं ख़ास तौर पर, और कानूनी पैरामीटर्स के अंदर लाए हैं कि वो किन चीज़ों का ख्याल करे ताकि उसकी ना रकम ज़ाया हो, ना उसके साथ फ्रॉड हो, ना उसके साथ धोखा हो, और मुमकिन तौर पर वो किसी उलझन से, मुकदमेबाजी से या किसी परेशानी से बच सके। तो आपने हमारी पॉइंट जो है गौर से सुनने हैं। जो लोग कोई जायदाद वगैरह, प्लॉट, मकान, दुकान, कोई भी चीज़ ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो वो जो है वो इन टिप्स को लिख लें। हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे मौजूद रहेगा, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो अपना कोई पेपर लेकर आप इसको लिख भी सकते हैं। जिन बातों का आपने ख्याल करना है उनका आप ख्याल करेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है। हम तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, नॉलेज की बेस पर आपको ये पेश करते हैं, बयान करते हैं। इसमें जो ख़रीदारी के अमल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट असूल अंग्रेज़ों के ज़माने से कायम है वो ये है कि उसको कहते हैं केवियंट एम्प्टर, जिसकी उर्दू ये है कि मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी होशियार बाश का तर्जमा मैं आपको करके बता देता हूँ। उसका मतलब ये है कि मुश्तरी वो है जो ख़रीदार होता है, और ख़रीदार को ही चौकन्ना रहना पड़ता है, उसको ही सारी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। बेचने वाला तो पैसे अपने जेब में डाल के फारिग, वो तो चला जाएगा या भाग जाएगा। अगर फ्राडिया होगा तो भाग जाएगा, नेक आदमी होगा, शरीफ होगा तो वो आपके सामने रहेगा, उसको तो कोई ख़तरा, डर नहीं है। लेकिन एट स्टेक क्या है? एट स्टेक ख़रीदार का पैसा है, जो पैसा खर्च करता है। वो पैसा अगर फंसना है तो उसका फंस जाएगा, फ्रॉड होना है तो वो फ्रॉड का शिकार हो जाएगा, धोखा होना है तो धोखे का शिकार हो जाएगा। तो आप ये जो पॉइंट हम आपको बताएंगे ये आप नोट कर लें, और ये इनका आपने ख्याल रखना है। फिर इसके दूसरे सेगमेंट में हम कल या परसों आपको बताएंगे कि आपने जो एग्रीमेंट टू सेल करना है, जो मुआहदा बै करना है, वो किससे कराना है, किससे लिखवाना है, और उसमें क्या क्या चीज़ों की एहतियात आपने करनी है। जब ये सारी चीज़ों की एहतियात कर लेंगे तो मुमकिन तौर पर आप किसी धोखे फ्रॉड से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। अब मैं आपको बारी बारी वो चीज़ें, मैंने नोट्स बनाए हैं, वो लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप उनका ख्याल करें तो आप यकीनन फ़ायदे में रहेंगे, और ये बहुत ही मुफीद मालूमात होने वाली है, ये आपको बता दूँ। ये आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। जो लोग जायदाद ख़रीदना चाहते हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो नहीं ख़रीदना चाहते, जो लॉयर्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, उनके लिए नॉलेज सेक ये टिप्स हैं, वो याद रखें। और जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीद चुके हैं या नहीं ख़रीदने का इरादा रखते, उनकी भी जनरल नॉलेज में इजाफ़ा होगा। वो हर लिहाज से ये हमारा लेक्चर जो है वो आपके लिए किसी न किसी जाविये से मुफीद साबित होगा। लिहाजा मंदरजा झैल नुक्तों का, टिप्स का, पॉइंट्स का आपने ख्याल करना है। पहला, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला इस बात का ख्याल करना है कि किसी
जिस शख्स से आप प्लाट ख़रीद रहे हैं, आपके पास ये पता होगा आपको कि कितनी मालियत का प्लाट है। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का है, या जितनी भी उसकी मालियत है, 50 लाख है, 60 लाख है। वैसे आजकल तो कोई प्लाट जो है करोड़ों से कम नहीं है। आपको ये ख्याल होना चाहिए, इस बात का आपने बतौर ख़ास ख्याल करना है। वो ये है कि आपके पास रकम का बंदोबस्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्लॉट ख़रीद लें 5 करोड़ का और रकम आपके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ हो, और बाकी आप रकम बंदोबस्त ना कर सके वक्त पर, तो आप बैकआउट कर जाएं और जो आपने अर्नेस्ट मनी दी हो, एडवांस रकम दी हो, वो डूब जाए। आप ये बात आपने एहतियात करनी है। बिल्कुल, ये आपको हम फेयर प्ले की बातें बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके की बातें समझा रहे हैं। इन पर अमल करेंगे, आपका फ़ायदा होगा। पहली बात मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए रकम का, या जितने पीरियड का आप रकम इसका पीरियड मुकर्रर कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट में, उस पीरियड में आपकी रकम का इंतज़ाम हो जाएगा। तो अभी तो आप जो है, इब्तदाई बात है कि ख़रीदने से पहले आपने किन पॉइंट्स का ख्याल करना है। पहली बात, रकम का बंदोबस्त। दूसरा अहम नुक्ता ये है, जिस शख्स से आप जायदाद ख़रीद रहे हैं वही शख्स जायदाद का मालिक हो। ये बड़ी अहम बात है। सारी बातें अहम हैं, ये बतौर ख़ास सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना। आप जिस शख्स से प्लाट ख़रीद रहे हैं वो शख्स ही उस जायदाद का, उस प्लाट का, मकान का, दुकान, कुछ भी हो, उसका मालिक हो। ऐसा ना हो कि आप मालिक कोई हक नवाज हो, तो आप जो है वो किसी जायद खान से प्लाट का सौदा कर लें। भाई जायद खान का तो डॉक्यूमेंट्स में नाम ही नहीं है, तो जायद खान कौन है कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो कहता है मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं मानते। देखें, कानून के दायरा कार में वो शख्स जायदाद को फ़रोख्त करने का हक रखता है, एंटाइटल्ड है, जो शख्स कागज़ों में, डॉक्यूमेंट्स में मलकियत जिसकी ज़ाहिर हो रही हो। एंटाइटलमेंट उसी की बनती है ना, वरना आपका मामला कभी अदालत में जाएगा तो अदालत कहेगी आपने इसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया, ये शख्स तो मालिक ही नहीं है। मालिक तो जो है वो हकनवाज है। तो आपने अगर हकनवाज मालिक है और आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, चेक करने हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स में हकनवाज ही मालिक और उसकी वल्दियत, तो उसका एड्रेस, सारी चीज़ें लिखी होंगी और शनाख्ती कार्ड के साथ मैच करके देखनी है कि ये वो जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ, मैं एग्रीमेंट भी उसी से करूँगा और वही बंदा है, ये शख्स वही है, उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिफिकेशन वही है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आपने कभी भी किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ या किसी गैर शख्स के साथ सौदा नहीं करना। गैर शख्स से मुराद ये है कि कोई आदमी आके कह दे मैं जिम्मेदार हूँ जी, मैंने उसको बयाना दिया हुआ और मैंने बयाने पे ये प्लाट लिया है, तो आप मुझसे, भाई बयाने वाला जो है वो मालिक नहीं होता। मालिक वही शख्स होता है जो डॉक्यूमेंट्स में, फ़र्द मलकियत में, या जैसे DHA का या किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी का, या मिसाल के तौर पे वेरिया टाउन का, ये मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, कराची में, सब जगह सोसाइटीज़ हैं। तो वो उसके नाम पर जो अलाटमेंट लेटर है वो मालिक हो, तो उसके साथ आपने एग्रीमेंट करना। किसी ABCD तीसरे बंदे के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। वो एग्रीमेंट अगर आप कर लेते हैं और वो शख्स यकीन दहानियाँ कराएगा आपको, वो शख्स समझेंगे वो आपके साथ धोखा कर रहा है। क्या पता, वजह ये है कि अगर तीसरे के साथ एग्रीमेंट कर लें, आप उसको अदालत में ले जाके पाबंद नहीं कर सकते, वो अपनी जेब में एडवांस रकम डाल के भाग जाएगा। लिहाजा इस बात का एहतियात करना है कि आपने सेल एग्रीमेंट करना है तो उस तीसरे शख्स को कहो कि वो लेकर आए, मालिक को लेकर आए, मेरा एग्रीमेंट उससे कराओ। तीसरी बात होगी। चौथी बात, अगर कोई शख्स मालिक नहीं है तो उसके पास क्या होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। और ये भी बतौर ख़ास आपने याद रखना है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस शख्स के पास हो, वो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी स्टाम्प पेपर पर हो, नंबर 1। नंबर 2, वो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी हो। कोई प्लाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गैर मनकूला जायदाद, वो जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह
नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे कार है, कार को कहते हैं मनकूला जायदाद, मूवेबल प्रॉपर्टी, और प्लाट, मकान, दुकान या ज़मीन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको फ़रोख्त करने के लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है, वो शख्स जो है वो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, और उसकी बैक साइड पे उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा होता है ये फ़लाँ पेज पे फ़लाँ नंबर, सफ़ा नंबर फ़लाँ पे फॉर्म के ऊपर ये रजिस्टर्ड है, फ़लाँ डेट को रजिस्टर हुई है, और फ़लाँ शख्स ने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। और उसके अंदर एक और नुक्ता आपने याद रखना है, वो नुक्ता ये है, पावर ऑफ अटॉर्नी की बॉडी को आपने किसी वकील से पढ़वाना है या ख़ुद पढ़ लेना है, या माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप तो सारे, वो ये है कि उसमें ये आपने देखना है कि उसको प्लाट फ़रोख्त करने का इख्तियार मौजूद हो। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा ना हो कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, अदालत में मुकदमा लड़ने की, और वो आपको प्लाट बेच रहा हो, तो जब आप प्लाट का सौदा कर लेंगे तो वो नल एंड वाइड होगा, वो कलअदम होगा। ये चौथी बात आपको बता दी है। और पांचवी बात पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतल्लिक ये है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी की नकल उससे आपने लेनी है। एग्रीमेंट करने से पहले, बयाना देने से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी की नकल लेके रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप चुपके से अलहदा से जाएंगे और उनसे पूछ के आएंगे कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जिस्ट करती है, अफेक्टिव है, मौजूद है, बरकरार है, इसको कैंसिल नहीं किया गया। अगर उसको कैंसिल कर दिया गया हो तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी इसके पास तो मौजूद है, बेचने वाले के पास, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो कैंसिल हो गई है। तो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी पे आपने सौदा नहीं करना, बयाना नहीं करना। ये बात याद रखनी है, जो जो नुक्ते बता रहा हूँ याद रखने हैं। उसके बाद आपने, अब मैं मज़ीद पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि किन बातों का ख्याल करना है। एक नंबर 4 का एक मैंने बता दिया, नंबर 4 का आगे एक, वो ये है ए कि पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद हो। नंबर बी, क्या इस पावर ऑफ अटॉर्नी में जायदाद फ़रोख्त करने का इख्तियार मौजूद है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर सी, क्या अटॉर्नी के पास असल शनाख्ती कार्ड मौजूद है जो कि वैलिड हो और एक्सपायर ना हो, इस बात का भी ख्याल करना है। आपने पहले ये डिमांड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, मुझे दिखाओ, मुझे चेक कराओ, मैं बयाना दे रहा हूँ, मैं वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, मेरी जो कमाई है, मेरी जो इनकम है, बड़ी हलाल की है, बड़ी मेहनत की है, तो मैं पैसे ऐसे हवा में तो नहीं पकड़। वो आपको करेंगे प्रॉपर्टी डीलर और इधर उधर के दरमियान के जो लोग होंगे, जल्दी करो जी, उसने दुबई जाना है, जल्दी करो जी, उसको कोई काम है, वो बहानाबाजी करेंगे, वो बाद में देख लेंगे। नहीं, ये सारी तसल्लियाँ, ये सारे पॉइंट, नुक्ते आपने बयाना देने से पहले करने हैं। पहले करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नुकसान में रह जाएंगे। ये हो गया। वो शनाख्ती कार्ड आपने असली उसका देखना है और उस पर डेट भी देखनी है कि ये डेट वैलिड है, ये एक्सपायर नहीं हुआ। डी, आप जायदाद की मलकियत की दस्तावेज यानी असल रजिस्ट्री या असल अलाटमेंट लेटर देख कर पावर ऑफ अटॉर्नी से कंपेयर करें। ये जो डी पॉइंट आपको बताया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और अलाटमेंट लेटर या वो रजिस्ट्री जो मालक ने पहले ख़रीदा हुआ है, उन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसको दी गई है, उसमें नंबर और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन यानी प्रॉपर्टी की तफसील दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, मैच करते हैं। ऐसा ना हो कि प्लॉट इधर का हो, पावर ऑफ अटॉर्नी इधर की दे रहा हो। ये तो फ्रॉड है, ये तो अफेक्टिव नहीं है, कानून इसको तस्लीम नहीं करता। कानून जो है बड़ी बारीकियों में जाता है। जब मामला, असल में बात यह है कि ये बारों बार हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आगे पीछे आपको घेर घार के फटाफट जल्दी कर ले, वो करा के कर लेते हैं। जब झगड़ा पड़ता है तो वो कहते हैं जी आपने एहतियात करनी थी। अदालत भी आपको कहेगी, मैंने जो आपको प्रिंसिपल बताया, मुश्तरी होशियारबाज, भाई आपने एहतियात करनी थी ना, आपने जल्दी क्यों की, आपने एहतियात करनी थी। पैसे डूबे हैं तो आप फिर फेस करें, देखें। तो ये नहीं करना आपने पहले ये सारे स्टेप पहले करने। उसके बाद ये आपको बता दिया कि वो नंबर और वो चीज़ें कंपेयर करें, मुताबिकत रखती हों। मिसाल के तौर पे 555 प्लाट का नंबर है या 555A प्लाट का नंबर है, और वो पावर ऑफ उसकी मलकियत की रजिस्ट्री में उसका ये नंबर है,
और वही नंबर उसके अलाटमेंट लेटर में वही नंबर पावर ऑफ अटॉर्नी में है, दोनों मुताबिकत रखते हैं, मैच करते हैं, ठीक है करें, ठीक है तो ठीक है, आप आगे बढ़ें, कोई बात नहीं। हर जगह फ्रॉड नहीं होता, हर जगह धोखा नहीं होता, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है, ये एहतियात करना आपका काम है। आगे, अगर जायदाद का बयाना कर रहे हैं तो एडवांस की रकम आपने कोशिश करें कि कम से कम रखें। मतलब ये आपको हम टिप बता रहे हैं, ये तजर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं, बहुत हैवी आप रकम ना दें। मिसाल के तौर पे आजकल कोई भी डिफेंस का प्लॉट या बैरिया का प्लॉट 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ इनसे कम नहीं है, वो कहेगा जी 2 करोड़ आप दे दें। भाई 2 करोड़ क्यों दे दूँ, ये तो बयाना है, तो बयाना तो होता ही कम है, 10 लाख हो गया 20 लाख हो गया, इतना बयाना, इससे ज़्यादा नहीं करना। 2 करोड़ बयाना आप दे देंगे, आप उसके नीचे लग जाएंगे, कब्ज़ा आपने लिया कोई नहीं, बाद में अगर कोई पेचीदगी पैदा होती है तो आप कहेंगे जी वो मैं नहीं ये प्रॉपर्टी ख़रीदता, वो कहेगी अच्छा जी आप नहीं खरीदते तो ठीक है, फिर आपका 2 करोड़ हम जब्त कर लेते हैं। ये बात याद रखनी है, आपने बयाना कम होगा, अगर जब्त भी होगा तो 10 लाख जब्त होगा ना, 2 करोड़ तो जब्त नहीं होगा। बचा के रखना है, बच के चलना है, ये तंग गली से निकल रहे हैं आप, आगे चले। फिर एफ, मलकियत की दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी लेकर आपने, अगर प्लाट DHA का है, बैरिया का है या किसी दीगर सोसाइटी का है, तो उनके दफ्तर जाकर आपने मालूमात लेनी है कि आपके रिकॉर्ड में ये मालिक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि इसने प्लाट किसी को बेच दिया हो, या ये प्लाट इसने कर्जा लेकर किसी बैंक के पास गिरवी रख दिया हो, वहाँ से जाके आपने कंफर्म करना है। ये बात होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर जी, कि प्लाट किसी महकमे या सोसाइटी के बकाया जात की रकम की सूरत में नहीं लेना आपने, ये बात याद रखनी है। ये भी एक नुक्ता है कि कई प्लाटों के ऊपर, मिसाल के तौर पे बैरिया है, DHA है या कोई भी सोसाइटी है, तो सोसाइटियों को ये होते हैं कि उनके सरचार्ज पड़े होते हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस पड़े होते हैं, उनके वो गैस के बिजली के चार्जेस लाखों में होते हैं, बैरिया और DHA के लाखों में होते हैं। तो वो पता चले आपको वो एग्रीमेंट करने के बाद कि इसके ऊपर तो मेरा तो सौदा 5 करोड़ में हो गया, इसके ऊपर तो 10 लाख रुपया जो है बकाया जात निकल रहे हैं, और वो पार्टी तो आपको नहीं बताएगी इसके ऊपर बकाया जात भी हैं। तो अगर बकाया जात हैं तो फिर आप उनसे मालूमात जब लेंगे बयाना करने से पहले, तो उसके बारे में आप तय करेंगे कि ये तो इसके ऊपर बकाया जात हैं, और बकाया जात जो अदा करने हैं वो मालिक ने अदा करने हैं, आपने अदा नहीं करने। आपको क्लियर प्लाट चाहिए, यू वांट ए क्लियर प्लाट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइबिलिटीज। मिसाल के तौर पर लाइबिलिटी क्या है कि लोन उसने लिया, लोन लिया तो लोन क्लियर करा के देगा, और अगर उसके ऊपर बिजली के डेवलपमेंट चार्जेस या वो उसके क्या कहते हैं पोजेशन चार्जेस हैं, या वो सुई गैस के चार्जेस हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी है, वो सारा वो क्लियर करा के आपको देगा, और ये आप एग्रीमेंट में लिखेंगे। ये आपको शायद वो ना बताए, आप जाके मुतल्लिका दफ्तर से मालूमात देंगे, अपने तौर पर जाएंगे एग्रीमेंट करने से पहले। नेक्स्ट, प्लाट के आप फोटोस्टेट कॉपी उससे मांगेंगे, उसको बोलें क्रॉस करके दे दे, और प्लाट पर मौके पे जाएंगे और मौके पर आप प्लाट को चेक करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्लाट बैरिया का और DHA का ही ख़रीद रहे हैं, आप कहीं और भी ख़रीद सकते हैं। ये नुक्ते सब जगह के लिए हैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ बैरिया का और DHA की बात कर रहा हूँ, ये सब जगह के लिए। आप वो मौके पर जाएंगे, मौके पर जाके वो प्लाट को और उसको देखेंगे कि इसके महल वकू यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी शमाल जनूब मशरक़ मगरब में जो इसने लिखा है वो सारा ठीक है। मिसाल के तौर पे उसके एक तरफ लिखा है कि जी ये मकान है फजल लाई का मकान है, तो वहाँ तो मकान नहीं है, वहाँ तो पानी का छप्पड़ है, तो ये तो वो प्लाट ही नहीं है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, मौके पर तो कुछ और है। या मिसाल के तौर पे उसने लिखा है कि एक तरफ प्लाजा है और दूसरी तरफ मकान है, अगर वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं रजिस्ट्री के साथ या जो कुछ है तो ठीक है। और फिर आपने कोई बंदा लेकर जाना है साथ, या खुद जाना है, अपने बच्चों को ले जाएं साथ, अगर बच्चे समझदार हैं, छोटे नहीं हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपने बड़ा फीता लेकर जाना है और प्लॉट की पैमाइश करनी है कि जो पैमाइश मुझे वो बता रहा है कि ये प्लॉट जो है वो 20 मरले का है, तो उसकी पैमाइश जो है फ्रंट की
लिखा होगा इतने फुट है, मिसाल के तौर पे 60 फुट है फ्रंट की पैमाइश, और पीछे से जो है वो 90 फुट है, तो लंबाई में 90 फुट है, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मौके पर वो पैमाइश मौजूद है, ये आपने तसल्ली करनी है। और इसके अलावा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो भी आपने चेक करने हैं। तो वो आप जब चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह निकलती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। अफरा तफरी बिल्कुल नहीं करनी आपको। प्रॉपर्टी डीलर और ये लोग, मैं प्रॉपर्टी डीलर के मुखालिफ नहीं हूँ, मुझे जो चीज़ नापसंद है वो ये है कि आप लोग फ्रॉड से बच जाए, आपको कोई लूट ना ले, आपके साथ कोई धोखा ना कर दे, उससे बचना है। और एक और बात जो आपने चेक करनी है, आपने राइट लेफ्ट आगे पीछे लोगों से पता करना है कि ये प्लाट किसका है और कब्ज़ा किसका है। यानी ऐसा ना हो कि प्लाट आप फजल से ख़रीदने हो और कब्ज़ा मौके पर जो है वो खालिद हुसैन का हो। खालिद हुसैन मूछे निकाल के और जीप भर के बंदों के लिए आएगा, जी माड़ा कब्ज़ा है जी, मैं मालिक हूँ। भाई ये तो डिस्प्यूटेड है जगह, मैं तो मौके पर गया हूँ, तो मुझे तो एक खालिद हुसैन आ गया, वो कहता है कि मैं, मेरा कब्ज़ा है, मैं मालिक हूँ। भाई तू कैसे मालिक है? वो कहता है मैंने बयाना दिया हुआ। अच्छा, मेरे अलावा आपने किसी और से भी बयाना लिया हुआ है? भाई मैं नहीं लेता ये प्लाट। तो ये बातें आज के सेगमेंट नंबर 1 की है जो आपको बता दी हैं। इसका पार्ट 2 हम कल या परसों रिकॉर्ड करेंगे, उसमें मज़ीद बताएंगे कि अब आ जाएगा आपने एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट में आपने क्या लिखवाना है, किससे करना है, और उसमें किन बातों का ख्याल करना है, और पेमेंट आपने कैसे करनी है, ये भी अहम है। ये सारी बातें पार्ट नंबर 2 में हम आपको बताएंगे, खोल के बताएंगे, तफसील से बताएंगे, कानूनी तरीके से बताएंगे। मंशा हमारा ये है आप किसी मुमकिन फ्रॉड से बच सकें। आज का सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं, और अल्लाह आपका हामिया नासिर हो। अल्लाह आप पर अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाज़िल करे। हमारे लिए आप दुआ करना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपने पार्ट नंबर 2 में, फिर दोबारा जो रिकॉर्डिंग होगी बाकी बातें उसमें आपको बताएंगे। आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।